बीते शनिवार दुनिया की राजनीति में एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी बलों द्वारा एक विशेष ऑपरेशन में बलपूर्वक गिरफ्तार कर सत्ता से हटा दिया गया। अमेरिका में इस खबर को जश्न की तरह पेश किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे शासन का अंत कर दिया जो अवैध आप्रवासन और ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अगर आप भूराजनीति को थोड़ा भी गहराई से समझते हैं तो यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। असल सवाल यह है, क्या मादुरो का पतन वाकई अमेरिका की जीत है, या फिर अमेरिका अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसे रूस और चीन ने बड़े धैर्य से बुना था। रूस और चीन का मकसद कभी भी अमेरिका से सीधा युद्ध करना नहीं था। उनकी रणनीति कहीं ज्यादा चालाक और सस्ती थी। वेनेजुएला अमेरिका के लिए उसका स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका, और ठीक इसी पिछवाड़े में रूस और चीन ने मादुरो को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मादुरो समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेता थे। उन्होंने तेल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया, अमेरिकी कंपनियों और नीतियों को खुली चुनौती दी और साफ कह दिया वे वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलेंगे। यहीं से अमेरिका और मादुरो के बीच टकराव शुरू हुआ। रूस और चीन के लिए मादुरो का समर्थन करना बेहद सस्ता था। कुछ कूटनीतिक समर्थन, कुछ हथियार, कुछ निवेश। लेकिन अमेरिका के लिए मादुरो को हटाना बेहद महंगा साबित हुआ। पिछले 7 सालों में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, नौसैनिक निगरानी की, खुफिया ऑपरेशन चलाए और लगातार कूटनीतिक दबाव बनाया। यानी अमेरिका अपने संसाधन जलाता रहा और रूस चीन आराम से यह खेल देखते रहे। आखिरकार अमेरिका ने एक विशेष ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से बाहर निकाल लिया। दिखने में यह एक सफल मिशन लगता है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर यह रूस और चीन के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी घटनाक्रम के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को, खासतौर पर भारत को, एक साफ संदेश दिया। अमेरिका के पास किसी भी देश को काबू में करने के लिए 3 बड़े हथियार होते हैं। पहला, बल प्रयोग, जैसा कि वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और बमबारी के जरिए किया गया। दूसरा, प्रतिबंध, अर्थव्यवस्था को भीतर से कमजोर करने के लिए। तीसरा, डीलेजिटिमाइजेशन, यानी किसी वैध सरकार को अवैध, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक घोषित कर देना। यही तीसरा हथियार सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें बंदूक नहीं, नैरेटिव चलता है। भारत के संदर्भ में अमेरिका के लिए प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं गहराई से जुड़ी हुई है और भारत जैसी सैन्य शक्ति के खिलाफ बल प्रयोग करना तो लगभग असंभव है। तो बचता है सिर्फ तीसरा विकल्प, डीलेजिटिमाइजेशन। बीते कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, भारत को लोकतंत्र के खतरे में बताया जा रहा है, सरकार को फासीवादी कहा जा रहा है और अलग अलग इंडेक्स के जरिए भारत की छवि धूमिल की जा रही है। यह सब सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, यह एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के जरिए भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश भी दिखाई देती है। अमेरिका भारत को पूरी तरह कमजोर नहीं करना चाहता, उसे एक मैनेज्ड इंडिया चाहिए, एक ऐसा भारत जो मजबूत तो हो लेकिन उसकी रणनीतिक सीमाओं के भीतर रहे। मादुरो के साथ जो हुआ वह भारत के लिए एक चेतावनी है। आज भारत में जो नैरेटिव युद्ध चल रहा है, जहां सरकार को तानाशाह और लोकतंत्र को खतरे में बताया जा रहा है, उसे सिर्फ आंतरिक राजनीति मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा भी हो सकता है। भारत और उसके नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे इस खेल को समझें, भावनाओं में नहीं, तथ्यों में सोचें और किसी भी बाहरी रणनीति का शिकार न बनें। यह शब्द जितना ज्यादा सुना जाता है, उतना ही ज्यादा विवाद पैदा करता है। आसान भाषा में समझें तो अमेरिकी डीप स्टेट उन ताकतों का नाम है
जो चुनाव नहीं लड़ती, जनता के सामने नहीं आती, लेकिन असल में नीतियों की दिशा तय करती है। चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी राष्ट्रपति बैठे, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, ये तंत्र लगभग वही रहता है। इसमें शामिल है खुफिया एजेंसियां जैसे CIA और FBI, स्थायी नौकरशाही, अमेरिकी सेना, हथियार लॉबी और बड़े कॉरपोरेट वित्तीय समूह। इनका मकसद सीधा है, अमेरिकी हित, हर हाल में। कुछ लोग इसे लोकतंत्र के बाहर काम करने वाली गुप्त साजिश मानते हैं, तो कुछ विशेषज्ञ इसे स्थायी प्रशासनिक ढांचा कहते हैं, जो राष्ट्रपति के फैसलों पर लगाम लगाता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने अपने हितों के लिए दर्जनों देशों में रिजीम चेंज कराए हैं। कभी खुले सैन्य हमले से, तो कभी CIA के गुप्त ऑपरेशनों से, कभी कारण बताया गया कम्युनिज्म रोकना, कभी लोकतंत्र बचाना, और अक्सर तेल और संसाधन। लेकिन नतीजा लगभग हर बार एक जैसा रहा, अस्थिरता, गृहयुद्ध या फिर अमेरिका समर्थित तानाशाही। अब इसी पृष्ठभूमि में वेनेजुएला की ताजा कहानी को समझना जरूरी है। 1999 से वेनेजुएला पर समाजवादी नेतृत्व रहा। पहले ह्यूगो चावेज, फिर उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो। देश तेल से भरपूर था, लेकिन गलत आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। महंगाई आसमान पर पहुंची, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। मादुरो ने तीसरी जीत का दावा किया, लेकिन विपक्ष बोला, असली विजेता एडमुंडो गोंजालेज है। वोटिंग मशीनों की 85% रसीदें ऑनलाइन डाली गईं, जो दिखाती है कि गोंजालेज को लगभग 2/3 वोट मिले। कार्टर सेंटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों, अमेरिका, यूरोप और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने चुनाव को धांधली वाला बताया। प्रदर्शन हुए, हजारों गिरफ्तारियां हुईं, और देश और ज्यादा अस्थिर हो गया। जनवरी 2026 में अमेरिका ने पर्दा हटा दिया। ट्रंप प्रशासन ने एक सैन्य ऑपरेशन के जरिए मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाया। ट्रंप ने खुलेआम कहा, अमेरिका कुछ समय तक वेनेजुएला को चलाएगा। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ने इसे आजादी का क्षण बताया और गोंजालेज को राष्ट्रपति मानने की मांग की। लेकिन यही ट्विस्ट आया, ट्रंप ने मचाडो को साइडलाइन कर दिया और मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की इच्छा जता दी। देश में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन नई चुनाव की मांग तेज हो गई। यानी मादुरो गए, लेकिन स्थिरता नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।